अस्सलाम वालेकुम गाइस, यकीनन आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। आज हम अपने एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि एच पाइलोरिक है। तो बेसिकली ये एच पाइलोरिक भी एक स्टमक कंडीशन है। इस कंडीशन में यानी कि इस स्टमक कंडीशन में पेशेंट को पेन बहुत ज़्यादा होता है, तो हम कहेंगे पेनफुल कंडीशन है। ख़ासतौर पे पेशेंट को स्टमक पेन यानी कि बहुत ज़्यादा रहता है। तो लिहाजा अगर हम इस स्टमक कंडीशन को देखें तो ये बेसिकली एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है। इन्फेक्शियस डिजीज़ का मतलब यही है कि ये कंडीशन यानी इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो लफ्ज़ इन्फेक्शन का यहाँ पे मतलब यही है, लफ्ज़ इन्फेक्शन का यहाँ पे मतलब है कि बेसिकली ये बैक्टीरियल यानी कि इन्फेक्शन है जहाँ पे बैक्टीरिया एंट्रेंस लेते हैं इनटू आवर स्टमक। जब ये बैक्टीरिया यानी कि एंट्रेंस ले तो बैक्टीरियल एंट्रेंस होगा इनटू द स्टमक, बैक्टीरियल एंट्रेंस इनटू द स्टमक। तो मैदे के अंदर इस बैक्टीरिया के एंट्रेंस को बेसिकली हम क्या कहेंगे, इन्फेक्शन, और यही इन्फेक्शियस डिजीज बेसिकली एच पाइलोरिक कहलाया जाता है। हम इसको एच पाइलोरिक का नाम क्यों देंगे, काजेस की तरफ आते हैं। बेसिकली एक बैक्टीरिया है जिसको हम कहते हैं एच पाइलोरिक बैक्टीरिया। तो एच पाइलोरिक जो बैक्टीरिया है ये बेसिकली ख़ास तौर पे खुराक के ज़रिए हमारे स्टमक में, हमारे मैदे में दाखिल होता है। तो मैदे में दाखिल होने के बाद, लेट्स सपोज इफ इट इज़ आवर स्टमक, तो मैदे में दाखिल होने के बाद ये मैदे के इनर लाइनिंग्स को, तो मैदे के अंदरूनी दीवारों को, इनर लाइनिंग्स को क्या करेंगे, ये डैमेज करेंगे। मैदे के इन इनर लाइनिंग्स का डैमेज होना बेसिकली क्या काज करेगा, यानी कि इन्फेक्शन काज करेगा। अब इस इन्फेक्शन के अगेंस्ट हमारे बॉडी जो रिस्पॉन्स देगी वो इन द फॉर्म ऑफ इन्फ्लेमेशन देगी, जैसे कि मैदे में जलन होगा और मैदे में पेन रहेगा। तो यही कंडीशन जो कि एच पाइलोरिक बैक्टीरिया की वजह से है, इसे हम एच पाइलोरिक का नाम देंगे। तो एच पाइलोरिक हम इसी वजह से कहेंगे क्योंकि ये बैक्टीरिया जो ये कंडीशन काज कर रही है उस बैक्टीरिया को ही हम एच पाइलोरिक का नाम देते हैं। फर्दर मोर अगर हम रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो इसके पीछे रिस्क कौन कौन से है, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर्स बेसिकली यानी कि डाइट है, खुराक है। अगर हम स्पाइसी फूड का इस्तेमाल करेंगे तो एच पाइलोरिक जैसे बैक्टीरिया को इंट्रेंस का मौका बेहतर तरीके से मिलेगा। अगर हम यानी कि कंटेमिनेटेड फूड, वो खुराक जो अनकवर हो, अगर हम उसका इस्तेमाल करेंगे तो ये बैक्टीरिया उस फूड में, उस वाटर में हमारे बॉडी के अंदर इंट्रेंस बआसानी ले सकते हैं और यही हमारे लिए एच पाइलोरिक का सबब ज़रूर बन सकते हैं। इसके अलावा अगर हमारे मैदे में पहले से कोई इन्फेक्शन हो और अगर हम उस इन्फेक्शन का इलाज नहीं करें तो ये कंडीशन भी हमें एच पाइलोरी की तरफ ज़रूर लेके जा सकता है। इसके अलावा डिपेंड करता है हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर। अगर हमारा इम्यूनिटी बेहतर नहीं हो तो हम एच पाइलोरिक जैसे कंडीशन की तरफ बआसानी जा सकते हैं। इसके अलावा ये कंडीशन जो है ये ओल्ड एज अशखास में ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। इम्यूनिटी जो है वो कमज़ोर हो जाती है और ख़ास तौर पे यही स्पाइसी फूड वगैरह जो है ये मैदे के अंदर इंजरी काज करते हैं और यही इंजरी हमें इसी इन्फेक्शियस कंडीशन तक लेके जाते हैं। इसके अलावा अगर हम साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो इस कंडीशन में जो कॉमन साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो यही है कि पेशेंट को स्टमक पेन रहेगा, मैदे में दर्द बहुत ज़्यादा एक पेशेंट को रहेगा। इनडाइजेशन उन्हें होगा, हाजमा ठीक से ना होना। और दूसरी बात, इनडाइजेशन के साथ साथ पेशेंट को लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, भूख का ख़त्म हो जाना, पेशेंट को भूख नहीं लगेगा। इसके अलावा नोज़िया, दिल ख़राब होना, या फिर इसके अलावा जो है पेशेंट को वोमिटिंग आना, उल्टियाँ आना, ठीक। इसके अलावा पेशेंट को जो है वो अपना स्टमक जो है वो फुल महसूस होगा, स्टमक फुल महसूस होना। तो अगर ऐसा कोई कंडीशन है तो आप समझे कि ये बेसिकली जो है वो क्या है, वो एच पाइलोरी की वजह से है। अगर हम इनकी कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो कॉम्प्लिकेशन में एक चीज़ कॉमन है, मुश्किलात की अगर हम बात करें तो कॉम्प्लिकेशन, अगर हम इस एच पाइलोरी का इलाज बर वक्त नहीं करेंगे तो ये मज़ीद कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाएगा। और कॉम्प्लिकेशन यही है कि पेशेंट कन्फ्यूजन स्टेट में चला जाता है, पेशेंट जो है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में दुश्वारी की तरफ चला जाता है। पेशेंट के स्टमक के अंदरूनी लेयर्स में जब स्कार्स पैदा होंगे तो यही कंडीशन स्टमक अल्सर काज करेंगे।
और स्टमक अल्सर के साथ साथ स्टमक ब्लीडिंग यानी कास होगी, ठीक है, मैदे से खून का बाहर निकलना, और इसी की वजह से जो है पेशेंट एनीमिया की तरफ, खून की कमी की तरफ भी जा सकता है। तो ये सारे वो कॉम्प्लिकेशंस है जो स्टमक अल्सर में कॉमन है। इसके अलावा हम इसका टेस्ट एंड डायग्नोसिस या फिर डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे? तो टेस्ट एंड डायग्नोसिस के लिए हम बेसिकली पेशेंट को फिजिकली एग्जामाइन करें, फिजिकल एग्जामिनेशन करें। फिजिकल एग्जामिनेशन के साथ साथ हम इनको ब्लड टेस्ट लिख के दे सकते हैं। तो ब्लड टेस्ट में हमने एच पाइलोरिक टेस्ट करना होता है, और वही एच पाइलोरिक टेस्ट के ज़रिए हम पेशेंट को, अगर एच पाइलोरिक बैक्टीरिया उसके खून में मौजूद हुआ तो द टेस्ट विल बी पॉजिटिव, और इसी तरीके से फिर हम अपना ट्रीटमेंट प्लान जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे? बेसिकली अपने ट्रीटमेंट प्लान में हमने पेशेंट को जो है वो ट्रिपलेट थेरापी स्टार्ट करनी है। ख़ास तौर पे हम 2 एंटीबायोटिक भी एक साथ जो है वो कॉमनली देते हैं। तो उन एंटीबायोटिक में, क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, एच पाइलोरिक बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो हम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करेंगे। एंटीबायोटिक्स में ख़ास तौर पे कॉमन जो है वो क्लेरिथ्रोमाइसिन है। क्लेरिथ्रोमाइसिन जो यानी कि एंटीबायोटिक है, ये क्लेरिसिड के नाम से या क्लेरिटेक के नाम से आता है, ठीक है। इसी के साथ साथ हम लिवोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं। अगर हम क्लेरिथ्रो ना करें तो लिवोफ्लॉक्सासिन जो एंटीबायोटिक है ये हमें लेफ्लॉक्स नाम से मिलेगा, तो लेफ्लॉक्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ नेक्स्ट जो एंटीबायोटिक है वो हम एमॉक्सिसिलिन इस्तेमाल करेंगे। तो एक एंटीबायोटिक इनमें से हुआ, दूसरा हम एमॉक्सिसिलिन इस्तेमाल करेंगे जो कि हमें वाइमॉक्स या एमॉक्सिल नाम से मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ साथ यानी पेशेंट को जो है वो डायरिया प्रॉब्लम या उनका स्टमक जो है वो डिस्टर्ब होने की तरफ जाता है, तो हम तीसरा जो काम है वो क्या करेंगे? हम मेट्रोनिडाज़ोल का सहारा लेंगे, मेट्रोनिडाज़ोल हम इस्तेमाल करेंगे। तो मेट्रोनिडाज़ोल जो है वो हमें कौन से नाम से मिलता है? हमें फ्लैजिल के नाम से मिलता है, हमें मेट्रोजिन के नाम से, मेटोडिन के नाम से, एंटामिजोल के नाम से हमें मिलते हैं, तो हम इसका भी सहारा ले लेंगे। इसके अलावा जो है हम बेसिकली पीपीआई का या फिर H2 ब्लॉकर्स का इस्तेमाल करेंगे। आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पीपीआई और H2 ब्लॉकर्स डिस्कस कर दिए, जैसे कि हमारे पास ओमीप्राजोल था, तो ओमीप्राजोल हमारे पास एक पीपीआई है जो कि राइजेक या नेक्सियम के नाम से यानी एसोमेप्राजोल हमें मिलते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो है एसो है जो कि हमें एसोमेप्राजोल या पेंटोप्राजोल है, और साथ साथ हम H2 ब्लॉकर्स जैसे कि फेमोटाइडिन है, ठीक है, पेप्टाइड नाम से हमें मिलते हैं, फेमोटाइडिन है, ठीक है, अल्सिन नाम से है, इसी तरीके से रेनिटाइडिन है, ठीक है, निजाटाइडिन है। तो यही मेडिकेशंस जो है ये क्या है? ये भी बेसिकली हम यानी कि इनमें से भी हम एक ग्रुप का इस्तेमाल करेंगे कि जितने भी साइन एंड सिम्टम्स थे हम पेशेंट से उन्हीं को, उन्हीं कंडीशन से, उन्हीं साइन एंड सिम्टम से दूरी की तरफ लेके जाए, ठीक है। इसी के साथ साथ सिरप जैसे कि हमारे पास है अल्सानिल, इसका भी इस्तेमाल हमने करना है। अल्सानिक, तो अल्सानिक जो है ये करता क्या? ये मैदे के अंदरूनी लेयर्स में खास कवर बनाएगा। तो इन मेडिकेशंस के इस्तेमाल करने की वजह से मैदे के अंदरूनी जो लेयर्स है उनमें मजीद इंजरी काज नहीं होगी, और पेशेंट जो है वो कॉम्प्लिकेशन से बच जाएंगे, और पेशेंट जो है वो बेहतरी की तरफ चलता जाएगा। तो यहाँ तक हम एच पाइलोरिक जैसे कंडीशन को डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, जो कि स्टमक कंडीशन है, स्टमक डिसऑर्डर है, ठीक है। और फर्दर मोर इंशाल्लाह इसी से रिलेटेड हमारे जो भी क्वेश्चंस होंगे या हमारे जो भी कंडीशंस होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच यहाँ तक।